नमस्कार दोस्तों, प्रारंभ अकेडमी के इस नए वीडियो में मैं सुमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन जो 2023 में एग्जाम हुए थे उनका मैं प्रीवियस ईयर डिस्कशन करूंगा। यह वीडियो हो सकता है 2 सेक्शन में 2 भाग में आवे और मैंने यह ऑफिशियल ग्रुप ए सेट का क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार तकनीक नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। तो इसमें कहा है कि कौन सा जो तकनीक है वो 5G द्वारा यूज हो सकता है। तो इसमें इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लैशिंग। 5G जो है सो 4G का उन्नत नेटवर्क तकनीक है और यह जो है सो नेटवर्क कम्युनिकेशन को तेज करता है, इंटरनेट प्रोवाइडिंग तेज करता है। इसमें अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि जैसे आप डिवाइस सुनेंगे एलेक्सा मतलब कि यह सभी डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करके रखता है। जैसे आप घर में बल्ब है, आपका पंखा है, दरवाजा है, गेट है, सबको एक साथ कनेक्ट कर दिए, कहेगा एलेक्सा इस चीज़ को बंद करो तो वो उस चीज़ को बंद कर देती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए होता है। एज कंप्यूटिंग होता है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है उसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है एज कंप्यूटिंग, जो डेटा सर्वर के रूप में काम करता है। और नेटवर्क स्लाइसिंग में स्लाइसिंग का सीधा अर्थ होता है किसी चीज़ को काटना या सप्रेस करना। तो नेटवर्क स्लाइसिंग मतलब हुआ किसी चीज़ को नेटवर्क को स्लो या धीमा कर देना, या किसी चीज़ को स्लो या धीमा करना, काट देना, उसमें नेटवर्क स्लाइसिंग कहा जाता है। तो इस तीनों चीज़ में जो है हम 5G का यूज कर सकते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का भी ये क्वेश्चन था और उस समय ये सभी मिशन चर्चा में थे। पहला है कि कैसीन हीरोजोन मिशन कैसेजिन हीरोजन मिशन किससे संबंधित है। दूसरा है जूनो, तीसरा आर्टिमस, चौथा है वेडिस। तो किसोजन हीरोजन जो कैसिनी हीरोजन्स मिशन है इसका संबंध सीधा सीधी शनि ग्रह से है। जूनो बृहस्पति का मिशन है। आर्टिमस जो है सो एक चंद्र ग्रह के लिए मिशन है और जो मेरा वेटिस है वो वेरिटास जो शुक्र ग्रह मिशन है। इसमें जो जूनो है ये 2011 में नासा द्वारा छोड़ा गया था और ये बृहस्पति ग्रह के अध्ययन करने के लिए गया था। आर्टिमस मिशन उस समय चर्चा में था। यह चर्चा में इसलिए था कि जुलाई 2023 में भारत जो है आर्टिमस मिशन में शामिल हुआ था। नासा के नेतृत्व में लगभग 38 देशों का सम्मेलन है। हाल ही में इसमें जो है 38वां सदस्य के रूप में स्वीडन जो है इसका 38वां सदस्य बना है। किसका? नासा का, आर्टिमिस मिशन का। और आर्टिमिस मिशन का लक्ष्य क्या है? तो 2000 पहले लक्ष्य 28 तक था, अब इसको 30 तक बढ़ा के चंद्रमा तक मनुष्य को भेजना इसका लक्ष्य है। तो ये कहता है आर्टिमिस मिशन का। तो इसका जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, इसका मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के रेशा की होता है। जैसे हम सन से जो मेरा होता है जूट जो होता है, सन जूट से सन निकालते हैं। शहतूत के कीड़ा से जो हमको रेशम का कीट मिलता है, उसी तरह से इसमें कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा रेशा किससे निकलता है। तो ये सीधा सीधे याद करने वाला रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें समझने लायक कुछ क्वेश्चन है नहीं। जो लेनिन होता है वो सन के पौधा से निकलता है। जो जट लोग आप लोग सुने भी होंगे कि जो जट होता है, जो उसका नारियल का रस्सी होता है, उसको हम जट या क्वार भी कहते हैं। और जो मोहायर होता है वो अंगोरा बकरी द्वारा प्राप्त होता है, जो जनरली पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया ये। और डाउन बत्तख और गीज का जो पंख होता है, उसका जो पंख से जो हमको रेशा प्राप्त होता है उसको हम डाउन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये साइंस टेक का जो बायोलॉजी पार्ट है उससे टेनियासिस एक हाथों का संक्रमण है जो टेप की 3 प्रजातियों टेनिया सनगोटा और टेनिया एशियाटिका कारण होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। और जब मस्तिष्क में शिष्ट विकसित हो जाते हैं तब इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट कोर्सिस यानी एनसीसी कहा जाता है। ये दोनों कथन सही हो जाता है। जो टेनियासिस है ये एक प्रकार का आंतों का संक्रमण है। जो आदमी बीफ या पोर्क जो होता है, कच्चा मांस जो आदमी खाता है, उसको ये आंतों का संक्रमण होता है। जब ये बीमारी सही से नहीं पच पाता है तो जो गोल गोल कीड़ा होता है टैप पर के रूप में, वही जाके शरीर में हाथ में तो इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है, इससे ये बीमारी होता है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है कि कंप्यूटर लैंग्वेज निम्न में से कौन कौन कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसमें कोबरा, पाइथन, स्क्रिल, जावा ये सब सभी कंप्यूटर लैंग्वेज है। कुछ और कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे सी है, C++ है, ये सब भी कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में ही काम करता है। अगला प्रश्न मेरा है कि हाल ही में देखा गया चैट जीपीटी कौन कंपनी लेकर आया था। तो ओपन एआई का कंपनी था चैट जीपीटी, वही लेकर आया था चैट जीपीटी का। इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्म इसका चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है। और अभी हाल ही में आप लोगों को प्रश्न बताइएगा, अभी ओपन एआई रिलेटेड बहुत सारा खोज और अनुसंधान चल रहा है। और अभी हाल ही में जो ओपन एआई पे एक सम्मेलन हुआ था एआई को लेकर, जिसको हम लोग ब्लैचले घोषणा कहते हैं। आप लोग बताइएगा कि हाल में एआई आधारित फिल्म बनी थी, तो पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन कुछ लोग इसको साइंस के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं, साइंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी इसमें चर्चा में था कि जो उमामी स्वाद है, पहले 5 ही स्वाद थे, लेकिन 6ठे स्वाद के रूप में वैज्ञानिकों ने उमामी स्वाद का खोज किया था। तो इसलिए जुलाई अगस्त 2023 में ये क्वेश्चन चर्चा में था। तो इसलिए प्रश्न पूछा गया था कि इसमें से कौन सा होगा। तो कह रहा है कि उनमें से कौन सा जीव का स्वाद नहीं है। तो
आप लोग सुनते होंगे मसालेदार कोई स्वाद नहीं होता, हम लोग मसाला डाल दिए दिखा दिए कि मसाला हो गया। और जो तीखा होता है कि हम लोग कहें कि कुछ मिर्च डाल दो तीखा हो गया, तो मसालेदार और तीखा कोई स्वाद में हम लोग का नहीं होता है। इसका आंसर 4 और 7 होगा, बल्कि मीठा, कड़वा, नमकीन और उमामी और खट्टा आप जो है सो इसका स्वाद होता है। आप लोग इसमें एक प्रश्न 66 के बीपीएससी में पूछा था कि जीभ जो हमारा होता है, तो जीभ के हमारे किस भाग से कौन सा, जैसे आगे का भाग से मीठा हुआ, बाएँ से कड़वा हुआ, इधर से मेरा जो पीछे के भाग से नमकीन होता है, तो किस भाग से हमको कौन सा स्वाद आता है वो भी हमको याद रखना चाहिए। 766 बीपीएससी में यह प्रश्न भी एक बार पूछा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन बीमारी संबंधित है कि कौन सा बीमारी नीचे दोनों में सही है। तो ये कुछ ये याद करने लायक बीमारी, इसमें कॉन्सेप्चुअल कुछ समझने लायक है नहीं। इसमें 3 और 4 सही है। डिस्पेनिया जो है सो सांसों की तकलीफ और एस्नोमिया गंध की आंशिक, यानी गंध चला गया तो उस बीमारी को एस्नोमिया कहते हैं और डिस्पेनिया सांस लेने में तकलीफ होती है। इसमें ई बीमारी जो है सो लोग विद्यार्थियों का आम जीवन होता है, जिसको इंसोम्निया कहते हैं। बहुत विद्यार्थी होता है इसको टेंशन, ब्लड प्रेशर का, नींद आना बंद हो जाता है, तो इसको इंसोम्निया कहते हैं। और एनोरेक्सिया होता है खाने का विकार, कोई चीज़ हम खा लिए ज़्यादा या उल्टा खट्टा चीज़ खा लिए तो जो उससे जो बीमार होता है उसको हम लोग एनोरेक्सिया कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो पल्सर जो होता है वो एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा होता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत ही ज़्यादा होता है। यही तारा ब्रह्मांड में घूमते रहता है, ये एक न्यूट्रॉन तारा होता है। चलिए अगला है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे या एलजीडी संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग जानते हैं कि हीरा 2 प्रकार का होता है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, या कार्बन का प्रूफ है। प्राकृतिक रूप में यह कार्बन जो है सो खनिज खदानों से निकाला जाता है, लेकिन जब इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है इसका बीज के रूप में। ग्रेफाइट भी जो है कार्बन का यह प्रूफ है, बस दोनों में केमिकल स्ट्रक्चर के रूप में एक का षटकोणीय होता है, एक चतुष्फलकीय होता है, बस इसी के अंतर के आधार पर इसमें अंतर होता है। तो हीरा बनाने में जो है सो ग्रेफाइट का बीज का यूज हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है एचएमएक्स का पूर्ण रूप। एचएमएक्स का पूर्ण रूप क्या है? एचएमएक्स जो है सो एक प्रकार का जैसे टीएनटी है, मतलब विस्फोटक है। तो इसमें कहा जाता है कि एचएमएक्स क्या है? तो एचएमएक्स जो है का पूर्ण फॉर्म हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है, जो जल्दी ही गल जाता है, उसको एचएमएक्स कहा जाता है। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है ये। अगला अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? का रोबोट जो ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका नाम ऐसे ऑप्टिमस था। उस समय सोफिया रोबोट की चर्चा हुआ था, जो यूएसए की एक कंपनी था ह्यूजेंस, वही कंपनी ये रोबोट बनाया था। तो ये सोफिया रोबोट भी उस समय चर्चा में था, लेकिन इसका आंसर ऑप्टिमस होगा। चलिए अगला प्रश्न है 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न है हम लोग का, मैनहट्टन परियोजना क्या है? आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पे के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बनाया था। तो जो अमेरिका ने जो परमाणु बम बनाया था, परमाणु बम द्वितीय विश्व में बनाने के लिए जिस परियोजना का सहारा लिया था, वो परियोजना को मैनहट्टन परियोजना कहा जाता है। ये परियोजना अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पे चला था। जैसे भारत का जो आप लोग पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, तो वैसे मैनहट्टन परियोजना अमेरिका में चला था, जिसके द्वारा परमाणु हथियार का उत्पादन अमेरिका करता था। हाँ, ये क्वेश्चन 10th का एनसीईआरटी आप लोग पढ़िएगा तो उससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है सो किस स्थिति में वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर है? ये वस्तु का ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो कहता है किस स्थिति में हमको वस्तु का वास्तविक, तो जो वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है उसी स्थिति में वस्तु के आकार का बराबर, जितना वस्तु का आकार है उसी वस्तु के आकार का प्रतिबिंब हमको मिलेगा। यहाँ आएगा जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा हमको प्रतिबिंब मिलेगा। तो यह कहा जाता है, इसका आंसर होगा बी, वक्रता केंद्र पे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा। कहता है कोई एक विलायक है, उस विलायक में कोई आयतन है उसका, कोई द्रव्यमान है, उसमें विलय की कितनी मात्रा है। जैसे विलायक मान लीजिए घोलने वाला हुआ पानी हुआ विलायक, और कहता है विलय जैसे चीनी हुआ विलय, उसमें घुल जाएगा। पानी और चीनी के मिश्रण को हम लोग विलयन कहेंगे। तो पानी में चीनी कितना मात्रा में है, इसके क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को विलयन की सांद्रता कहा जाता है, कि किसमें कितने मात्रा में क्या चीज़ है, उसका आंसर विलयन की सांद्रता कहा जाता है। यह है कोविड टीका। ये कोविड-19 वैक्सीन जो है उस समय चर्चा में था। कहा जाता है कि कोविड-19 टीका प्रतिरक्षा को कैसे उत्तेजित करता है। ये कैसा कहता है, कैसे ये एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। ये जीवित छीन जो कमजोर जो SARS-CoV-2 वायरस होता है उसी को ये प्रवेश करता है, उसी पर अटैक करता है, उसी को कार्य करके उसको मार देने का काम करता है। तो ये कहता है कोविड-19 टीका कैसे काम करता है, तो इसका आंसर ये होगा मेरे। अगला प्रश्न, हाँ, इसमें से बहुत लोग कंफ्यूज थे कि इसका आंसर क्या, कौन सा तरल बिजली का कुचालक होता है, मतलब नॉन कंडक्टर होता है। देखिए कोई भी सॉल्यूशन जो होगा जिसमें कोई भी मिक्सचर मिल जाएगा, कुछ भी अशुद्धि मिल जाएगा, वो अशुद्धि अचालक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक जो आशुद्ध जल होता है जिसका pH मान 7 होता है, सिर्फ वही जो होता है वो तरल के रूप में बिजली का कुचालक होता है। बाकी ये नमकीन, पानी, संतरे का रस सब जो है विद्युत का सुचालक होता है। पूछ रहा है कुचालक इंसुलेटर कौन है, तो इनमें कोई इंसुलेटर नहीं है, सब जो है कंडक्टर है। इसमें कह रहा है कि
डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का खोज किसने किया था? नहीं, कह रहा था कि डीएनए जो होता है, आप जानते हैं कि आरएनए एक सिंगल वायरस के रूप में रहता है और डीएनए जो रहता है वो डबल हेलिक्स संरचना के रूप में रहता है। कहता है कि डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का खोज किसने किया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक किया था और ये दोनों खोजते खोजते मर गए थे, इसकी मृत्यु हो गई तो इसी को रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंसन इसको आगे बढ़ाते थे। इसका आंसर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक होगा। डीएनए में 4 गो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन एटीजीसी नामक क्षार पाया जाता है, आप लोग जानते हैं। और इसमें ग्रेगर मेंडल क्या किए थे? आनुवांशिकता का खोज किए थे ग्रेगर मेंडल। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर क्या होगा? अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरने पर क्या होगा चंद्रमा पे? इसका आंसर होगा किसी भी क्षण इसका ये वेग एक ही होगा। हमें मेरा जो वेग होता है चार, वो जो है वेग हमेशा क्या कहते हैं, तो चाल दूरी गुने चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये हमेशा द्रव्यमान से हमेशा स्वतंत्र रहता है और वेग एक सदिश राशि है, तो इसलिए इसका किसी भी क्षण वेग हमेशा एक ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है वेक्टर टीका, यानी टीका से लगातार दूसरा क्वेश्चन है कि वेक्टर टीका प्रतिरोधी शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? कहता है जो वेक्टर टीका होता है, टीका एक होता है एमआरएनए टीका होता है, एक मतलब एंटी निष्क्रिय टीका होता है, ठीक है। वेक्टर टीका थी वायरस के किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, वायरस के किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख, मतलब कोई एक वायरस है उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको उसमें रख दिए तो वो वेक्टर टीका उसमें काम करता है और उससे वो जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जोड़ता है। ये देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर, लगातार नई परत जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया है। इस लगातार नई परत जोड़ने की प्रक्रिया में क्या कहलाती है? ये होगा समुद्र फैलाव, सी स्प्रेड थ्योरी। सी स्प्रेड थ्योरी मतलब आप जानते हैं कि जो प्लेट विवर्तनिकी होता है तो एक प्लेट खिसकता जाता है, दूसरा प्लेट आता है तो फिर लावा का जो प्रवाह होता है तो नई परत एक दूसरे परत बनने जाता है, तो वही समुद्र तल का फैलाव सिद्धांत जो हैरी हंस दिया था उसी के कारण जो है निम्नलिखित होता है। निष्कलन सबडक्शन क्या था? जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसता जाता है, इसको हम लोग सबडक्शन कहते हैं। भूकंप जानबे करते हैं, प्लेट में हलचल हुआ, दो प्लेट टकराया या उसमें घर्षण हुआ तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति का निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते रहते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? भूपटल के टुकड़े मेंटल, हाँ जो भूपटल का टुकड़ा मेंटल में गति, मतलब जो भूपटल का टुकड़ा मतलब हुआ यहाँ प्लेट, दुनिया में 9 गो बड़ा प्लेट है और 20 को छोटा छोटा प्लेट है। तो कहता है कि जो भूपटल का टुकड़ा है प्लेट है ये मेंटल में गति करते हैं। मेंटल में कहाँ गति करते हैं? तो स्टेनोस्फीयर के, जहाँ पे लावा जो होता है वो तरल अवस्था में रहते हैं, उस स्थिति को हम स्टेनोस्फीयर उस लेयर को कहते हैं, उसी लेयर पे प्लेट जो है संवहन करते रहते हैं। कहता है कि इस धीमी गति से प्रभावित करते हैं, इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? इस गणित को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत के तहत प्लेट जो है एक दूसरे के ऊपर गति कहा जाते हैं। बाकी महाद्वीपीय विस्थान सिद्धांत वैगनर दे दिया था, जिसमें आप देखिए इसका एक प्रश्न आगे जाकर दिया गया कि महाद्वीपीय विस्थान सिद्धांत का कि पहले सारा महाद्वीप एक ही था, लोरेंसिया और पेंजिया नामक भाग से घिरा था, बाद में 2 भाग में टूट गया, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बना, ऐसे करके तो वह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है उस टाइप का, उसको दिया था अल्फ्रेड वैगनर ने। अगला प्रश्न हम लोग का है 25 नंबर, एमआरएनए का फुल फॉर्म, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए टीका बना था उस समय, इसलिए ये प्रश्न उस समय चर्चा में था। एसी करंट कैसे उत्पन्न किया जाता है? एसी मतलब होता है अल्टरनेट करंट, कोई भी करंट कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो डायनेमो द्वारा। डायनेमो क्या करता है? तो उसमें एक रहता है वो घुमाता रहता है, उसको हम मैकेनिकली किसी रूप से घुमाते हैं। घुमाने के लिए जैसे हम टरबाइन लिए तो टरबाइन में पानी दे दिए, पानी घुमाते गिराते रहे तो रोटेट होते रहा, उससे हमको एसी करंट उत्पन्न होता है। एसी करंट मतलब होता है कि वो समय के साथ परिवर्तित करते रहता है। और डीसी करंट हुआ मेरा कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें परिवर्तन समय के साथ उसका नहीं होता है। ट्रांसफार्मर इसमें क्या काम करता है? ट्रांसफार्मर धारा को, जो हमारा करंट होता है उसको स्टेप या स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर किसी प्रकार का करंट जनरेट नहीं करता है, यह सिर्फ जो है वोल्टेज को कंट्रोल करता है, मतलब अप या डाउन करता है। तो ये हो गया हमारा इसी। अगला क्वेश्चन हमारा है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पे सबसे अधिक उपयोगी है? इसमें क्वेश्चन हो गया कि मोस्ट इफिशिएंट। इसमें तो सब तरह से हम जो है औषधीय प्रभाव की, किसका प्रभाव कितना रहेगा, उसका रासायनिक संरचना क्या हुआ, उस आधार पर हम इसका यूज करते हैं। लेकिन इसमें सबसे मोस्ट जो है कि आणविक लक्षण, यानी उसका अणु किस तरह से, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज उसका किस तरह से, उसके आधार पे मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण इस सभी आधार पे किया जाता है, लेकिन सबसे मोस्ट आणविक लक्षण होता है। कहा जाता है निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? आप जानते हैं कि जब रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक होता है कैटलिस्ट, जो प्रक्रिया के दर को या तो तेज करता है या स्लो करता है, तो उसको हम कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक कहते हैं। तो कहता है कि इसमें से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? उत्प्रेरक वर्धक बढ़ाएगा, ये समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक कैटलिस्ट का दो, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगत तथा निर्गत तंत्रिका तरह, हमारे शरीर में जो मानव का इन्फॉर्मेशन शरीर में जाता है मस्तिष्क तक, तो 2 तंत्रिका, एक होता है जो इन्फॉर्मेशन हमारे शरीर मस्तिष्क तक ले जाता है, एक होता है लेग होता है। जैसे हमारे शरीर में कांटा गड़ा पैर में, तो वो इन्फॉर्मेशन हमको ले गया मस्तिष्क, हम प्रतिक्रिया दिए तो लेकर आया हमारे हाथ तक, तो उस प्रक्रिया कहता है ये दोनों कहाँ मिलता है? तो केंद्रीय जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ जाके मिलता है, इसको आगत और निर्गत तंत्रिका तंत्र।
अगला प्रश्न हम लोग का है इस यहाँ से अब करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ये करंट सीवरेज टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ एमजी सॉइल और गैंड भारतीय जहाज़ों के मलबे, ये मलबे थे जहाज़ के, जो जहाज़ कभी डूब गए थे, कहा था वैज्ञानिकों ने कहाँ खोज लिया था ये मलबा, तो गोवा के बाहरी तट पर इसको खोज लिया था। अब अगला प्रश्न, ये लाजमी प्रश्न था उस समय आना, क्योंकि G20 भारत उस समय भारत G20 का सदस्यता कर रहा था। तो कह रहा है कि G20 के संदर्भ में आंकड़े सही क्या हैं। तो कह रहा है कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, जानते हैं कि G20 में 20 सदस्य हैं। हाल ही में एक 21वां सदस्य भारत के नेतृत्व में चला था, जिसमें AU अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ। तो ये 19 सदस्य देश और 2 यूनियन, एक EU यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन का सदस्य है। कहता है कि इसमें वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, नहीं ये गलत है, और तथा विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या पर। जैसे इसमें भारत और चीन शामिल होगा तो जनसंख्या, और इंडोनेशिया विश्व के 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो ये जो है हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा। जीडीपी के मामले में ये लगभग 70 से 75% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका आंसर ये नहीं। ये क्वेश्चन को भी यूपीएससी ने उस समय डिलीट कर दिया था। इसका आंसर उस समय होता येवगेनी प्रिगोजिन, जो रूसी का वैगनर भाड़े का समूह था, वो था, लेकिन उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय इसका अध्यक्ष कोई बना नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर बीपीएससी ने डिलीट मान कर दिया था। अगला क्वेश्चन है जेंडर वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसका भी हाल ही में रिपोर्ट आया है। आपको बताना है कि जेंडर ये 4 आयाम पे निकाला जाता है। आपको बताना है कि हाल में कमेंट बॉक्स में कि जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है। अगला है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ, उस समय महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी। महारानी एलिजाबेथ भारत आई भी थी, जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का 50वां सालगिरह मनाया जा रहा था तो उस समय आई भी थी। तो कह रहा है कि कितना वर्ष रही थी और कितना वर्ष शासन की थी, तो 70 वर्ष तक शासन की थी, और उसका मृत्यु जो है 96 वर्ष की उम्र में हो गया था। वो 26 वर्ष की थी तभी उसको शासन की बागडोर मिल गया था। यह गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022, डेफ एक्सपो मतलब हुआ डिफेंस एक्सपो, मतलब भारत सरकार का जो कितना डिफेंस के सेक्टर में क्या चीज़, लड़ाकू विमान है या कोई नया चीज़ का आविष्कार या उसको भारत दिखाना चाहता है, तो उसके लिए कहता है कि कौन सा इसका थीम क्या था। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, तो ये होगा भारत का गौरव का मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 37 नंबर देखते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। थाई गुटिंग महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है, म्यांमार मनाया जाता है। ये जो है सो एक बौद्ध धर्म उत्सव है। हाल ही में नेपाल में जो है एलजीबीटी समुदाय के लिए एलजीबीटी समुदाय के लिए इंद्रधनुषी महोत्सव मनाया गया। कहाँ, तो नेपाल में। आप लोग याद रखिएगा। व्हाइट हाउस आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका भवन का नाम व्हाइट हाउस है। कहता है व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया है, तो ये क्वेश्चन गलत है। इसको 1800 की जगह 1600 है। ये व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में है और इसका पेंसिल्वेनियन एवेन्यू उस जगह का नाम, ये गलत है। उसकी 1800 की जगह 16, बाकी ये 3-4 क्वेश्चन करण सही है ये क्वेश्चन, बाकी इसका आंसर D 2, 3, 4 और होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है नेट मीटरिंग क्या होता है। नेट मीटरिंग मतलब हुआ कि ये मीटर के एप्रोक्स होता है कि आप लोग जो घर में मीटर लगा हुआ है, आप यह एक तरह का बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का सहारा देता है। आपने आपके घर पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो आप कितना बिजली कंज्यूम किए और फिर वापस आपके पास बिजली बच गया तो उसको आप वापस पावर ग्रिड को बेच सकते हैं। तो उसको जो दोनों के बीच में जो घटाता और बढ़ाते हैं, मतलब दोनों के बीच में कितना गैप है, उसको नेट मीटरिंग के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। ये जो है सो रंग के आधार पे क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि जो रंग होता है वो प्राथमिक रंग 3 प्रकार का होता है, लाल, पीला और नीला। यहाँ पे जानते हैं लाल, पीला और नीला ये रंग होता है। इसके आधार पे हम लोग जानते हैं कि लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग होता है, और इसका बीच में जो सफ़ेद होता है वो सफ़ेद 7 रंग का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर लिखने वाला क्वेश्चन है A का 2, B का 3 और C का 4 और D का 1 होगा। मेजेंटा जो होता है वो लाल और नीला का मिश्रण होता है। टील जो होता है वो लाल, नीला, हरा, सफ़ेद का मिश्रण होता है। मोव जो होता है वो नीला, लाल और सफ़ेद का मिश्रण होता है। सियान जो होता है वो हरा और नीला का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग के बीच में 41 नंबर का है। गहरे समुद्र में डूबने वाली पनडुब्बी का नाम क्या है। खुद गए थे मलबा देखने, खुद मलबा हो गए। ये क्वेश्चन का आंसर होगा टाइटन। टाइटैनिक पनडुब्बी को देखने के लिए टाइटन उपग्रह से टाइटन पनडुब्बी से वो लोग गए थे, उसमें पाकिस्तान के उद्योगपति भी थे, उन लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये हो गया टाइटन, इसका आंसर होगा। 42 नंबर, ये विश्व में जूतों की विभिन्न प्रकार की कंपनी है। उसका कहता है कि ये सब क्वेश्चन एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसको याद छोड़ देने में ही सबकी भलाई होती है कि ये सब क्वेश्चन 42 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सा इसमें सही है, तो इसका आंसर B नंबर होगा। ये सब जूता के कंपनी है। जो है बेरेट एक प्रकार का टोपी है, स्टिलेज एक प्रकार का केस विन्यास है, और जो ये एक प्रकार का धूप चश्मा है, चिग्रोन एक प्रकार का ये है, और ई जो है एक प्रकार का पुरुष के जूतों कंपनी का प्रकार है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है संयुक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था। ये एक तरह का अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। ये एथेंस से अभी हाल ही में आप लोग याद कर लीजिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे तो उस पर गोली कहाँ चला गया था, ये भी पूछा सकता है। कि पेंसिल्वेनिया प्रांत में अपना भाषण दे रहे थे, वहीं उस पर गोली चला जाता है। ये खेल के संदर्भ में प्रश्न है। हम लोग जानते हैं 4 प्रकार का टेनिस का टूर्नामेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो साल का पहला है, फिर फ्रेंच है, फिर लंदन ओपन जिसको विंबलडन कहा जाता है, तो चौथा जो यूएस ओपन होता है। ये 4 प्रकार के हम लोग का गेम होता है। कहता है कि इसमें कौन सा सही मिला हुआ और कौन सा गलत मैच किया हुआ है। तो इसमें जो 2 और 4 है ये दोनों सही मिला हुआ है, और जो फिनिशिंग विडोज है उसको हम लोग डिफिनिस एरक्रूस मेमोरियल कहते हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला है उसको, और ये रोलैंड रोस है, इसको हम लोग फ्रेंच ओपन कहते हैं। ये सब लोग का एक अलग टाइप का निक नेम हो जाता है कि हम लोग उसको एक नाम दे देते हैं। गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण नियम-टी को पूरा करने का कार्य कर लिया है। तो इसका आंसर होगा 576 भाषा। ये उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण की राष्ट्रीय राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया। गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन राज्य सरकार ने केंद्र शुरू किया, तो ये होगा तमिलनाडु। गिद्ध के लिए जान लीजिए पहला जटायु संरक्षण केंद्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया जा रहा है। हाजी गिद्धों के रेस्टोरेंट कोडरमा, झारखंड कोडरमा में गिद्धों के रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, और महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, इसको जटायु संरक्षण केंद्र कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है 10 कैप्टिव से विशालकाय एशियाई विशालकाय कछुए मेरियामिसिस की मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुओं की प्रजाति से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में इसको छोड़ा गया था। तो ये नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। आप लोग बताइए कमेंट करके कि नतांगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को हाथ कही थी। जानबे करते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत में जैसे म्यांमार और चीन से लगती है। तो चीन ने इसको घोषित किया था कि भारत के कुछ हिस्सा का, तो अमेरिकी संसद ने एक विदेश पारित किया और कहा कि हमें जो अरुणाचल प्रदेश वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो इसका आंसर ये होगा। अगला है भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISA वर्ल्ड फील्ड चैंपियनशिप 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस ग्रेड की व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा शिक्षा में इंक्लूड करने पर जोर देती है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लाई गई थी, जो कस्तूरी रंगन समिति उसमें कहा गया था कि किस आधार पे हम जैसे 9th 10th में जाइए 11th 12th में जाते हैं अपना स्ट्रीम चूज करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कहा गया कि आप 6 क्लास में जाने पे ही ये सब चीज़ चूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी कहा किस देश के साथ हम लोग का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस समय हस्ताक्षरित किए गए थे। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत ने हाल ही में आप जानते हैं UAE के साथ भी FTA किया है, तो ये भी इस बार याद कर लीजिएगा। UK के साथ हमारा FTA जो है वो होने के चरण में है, अभी इस पर कंक्रीट कार्य नहीं हुआ। कह रहा है कि सहज भाषा अधिनियम किस देश द्वारा हाल में पारित किया गया था। इसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज वेबसाइट में सरल आसानी में समझने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो कहा ऐसा कि कौन सा देश ऐसा अधिनियम जैसा अंग्रेजी भाषा को कार्यालय में आसानी से उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया का पहले पादप परागण यानी प्लांट पॉलीगन जिन्हें टिरिया डेंड्रिस कहा जाता है कि टिरिया डेंड्रिस जीवाश्म हाल ही में किस देश से मिले थे। तो ये भी वनलाइनर क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन था, ये रूस में मिला था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सुर्खियों में बटोरने वाला लिस्बन घोषणा, ये लिस्बन घोषणा जो है सो 2022 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन तत्वाधान भी महासागरों से सम्मेलन हमारा रखता है, और ये जो है सो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया था। और विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। और हाल ही में विश्व महासागर सम्मेलन जो है स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था। 2024 का एक करंट अफेयर्स है, अप्रैल 2024 में बार्सिलोना में हुआ था। कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया गया था। तो इसमें बैल और हाथी पाने का उपयोग से घोड़ा नहीं पाया गया था। हालांकि इसका जो है सो अस्थि जो है सूर्यकोटदा में इसके कुछ अस्थि खंजर पाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। कुतुब मीनार, लाल किला और इंडिया गेट में कौन सा है विश्व धरोहर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा इंडिया गेट। भारत का कुल 43 जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में शामिल है। 43वां असम का मोइदम है जिसको हाल ही में शामिल किया गया। और यूनेस्को का 46वां विश्व धरोहर सम्मेलन हाल ही में भारत में नई दिल्ली में भारत मंडप में आयोजित किया गया था। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की DPSP कहता है कि DPSP किस संविधान से लिया गया था। तो आयरलैंड से लिया गया था। हम लोग इंग्लैंड से हम लोग क्या लिए थे, संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से हम लोग लिए थे। कहता है सिक्किम भारत का कब पूर्ण राज्य बना था। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है लगभग। तो सिक्किम भारत का 1975 में पूर्ण राज्य बना था। ये भारत का 22वां राज्य बना था, और 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना था। और ये अगला प्रश्न है, कौन सी मुद्रा सबसे महंगी मुद्रा है।
कौन सी मुद्रा सबसे महंगी? महंगी मुद्रा मतलब होता है किसके तुलना में, तो इसमें पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है, जो ब्रिटेन की मुद्रा है। ये क्वेश्चन बिहार सरकार ने 60 नंबर डिलीट कर दिया था बीपीएससी ने, कि बिहार सरकार ने कब तक पारदर्शन मुक्त बनने का हल, तो इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था। ये जानते हैं भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का संबंध किससे है? ये सब सारे बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। स्तूप, चैत्य, स्तूप जो होता है वो किसी कोई मर गया तो वहाँ रहता है, स्तूप को दफनाया जाता है, उसको स्तूप कहता है। चैत्य होता है पूजा स्थल, और बिहार होता है ठहरने का स्थल, जो बौद्ध के मॉन्क लोग होते हैं जहाँ ठहरते हैं उसको बौद्ध, मर गए दफनाए तो उसको चैत्य स्तूप, और चैत्य होता है पूजा स्थल। भारतीय स्तूप कला में बिहार में सुजनी कला क्या है? सुजनी आप लोग जानते हैं भागलपुर में मुख्यतः होता है, या एक प्रकार की कढ़ाई है सुजनी, जो एक पेड़ होता है सुजनी, उससे इसका काट के उसको एक चटाई टाइप का बनाया जाता है, उसको सुजनी कला कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग को बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने के लिए बारे में कहा गया है। जानबे करते हैं कि विक्रमशिला कहा जाता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत कथन खोजने का है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिला नहीं भागलपुर जिला में। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, तो नहीं, इसका कल क्या था? धर्मपाल ने। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा, सही बात है, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान था, बाद में जो है उसका एक अलग संप्रदाय वज्रयान बना था। यह खगोल विज्ञान तक साथी है। 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है, तो गलत कह रहा है, तो इसका 1 नंबर आंसर हमारा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत में बाबर के आगमन से हमको क्या क्या मिला था? तो कह रहा है कि बाबर आया तो सबसे पहले क्या हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, गलत है। इससे पहले जो हमारा विजयनगर साम्राज्य अपने युद्ध में बारूद का खोज कर चुका था। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय भी गलत है। जो इस्लामिक वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का जो प्रयोग शुरू हुआ था वो दिल्ली सल्तनत में शुरू हो गया था, तो ये गलत है। तैमूर प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना, ये सही है। युद्ध में तोपों का इस्तेमाल, ये कहा जा सकता है कि युद्ध में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल जो है बाबर के आगमन से शुरू हुआ, मुगल सल्तनत के बाद शुरू हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग कहाँ है? ये बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग हमारे अजंता की गुफा में अवस्थित है। अजंता कहाँ है? अजंता और एलोरा महाराष्ट्र में 2 गुफाएं हैं। दोनों गुफाएं जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में शामिल है। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है, बादामी की गुफाएं कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है? फाहियान कहता है कि चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था, नहीं। फाहियान आया था और हुएनसांग चंद यात्री है जो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल, नहीं, ये भी क्वेश्चन गलत है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में, और हुएनसांग आया था हर्षवर्धन शासनकाल में। हुएनसांग जो है सो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था। हुएनसांग के समय में ही चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। चलिए ये क्वेश्चन बौद्ध जो उस समय था गुप्त वंश, उसमें जो 9 रत्न थे उससे पूछा गया प्रश्न है 69 नंबर, कि चरक किसमें थे? चरक जानते हैं चिकित्सा संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त जो है सो गणितज्ञ थे। ब्राह्ममिहिर का संबंध ज्योतिष से था। विशाख दत्त नाटककार थे, विशाख दत्त ने मुद्राक्षस का नाटक किया था। चरक चरक संहिता लिखे थे, तो ये इसका होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज का कहता है कि नवरोज का शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बलबन ने नवरोज का त्यौहार शुरू किया था। इल्तुतमिश क्या किए थे? एकता प्रणाली का शुरुआत किए थे। नाथपंथी सिद्धपंथी योगियों ने भक्ति मार्ग का प्रचलन कहाँ किया था? तो नाथपंथी सिद्धपंथी इसके नाम पर भी जानते गुरु गोरखनाथ जो योगी बाबा हैं, तो उत्तर भारत में चला था ये पंथ। अगला प्रश्न है, भारत बुद्ध के 1854 के प्रसंग संबंध में लिखित करना। ने कहा था कि 1854 का जो बुद्ध डिस्पैच आया था शिक्षा के लिए, तो कहा है कि उसमें से कौन सा कथन सही है? तो कहा है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की सिफारिश की, सही है। और पहला ऐसा था इसने महिला शिक्षा पर जोर दिया था, तो यह भी सही है। कहता है मैथिली भाषा का विकास मैथिली भाषा का विकास किसमें समय में दौरान शुरू हुआ था? तो इसका कर्नाट वंश का हुआ था, और ये वाइनवाड़ वंश में ही विद्यापति रहते थे। कर्नाट वंश के ही हरि सिंह थे, कर्नाट वंश के ही राजा थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? कहता है कि प्रारंभिक सबसे पहले समय कहा कि इसमें सब है, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर बनी थी, वैशाली भी पाटलिपुत्र बनी थी, लेकिन कहा कि सबसे पहली राजधानी कौन थी? तो राजगीर थी। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में आया था। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर? लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया था, सही बात है। इसे कैंगी का अधिनियम किया था नहीं, जो भारत के अंग्रेज के खिलाफ लिखेगा उसको बंद किया, लॉर्ड रिपन ने इसे नष्ट कर दिया था। यह भी प्रश्न सही है। अब तो इसका आंसर ABC तीनों होगा। लॉर्ड मेयो 1870 के संपर्क में संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? जो लॉर्ड मेयो का संकल्प आया था, कौन आया था? तो यह केंद्रीय प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था, कि प्रांत को वास्तव में क्या जरूरत है, उसके लिए उन्होंने लॉर्ड मेयो का 1857 का संकल्प आया था। और उसके बाद केंद्रीय और प्रांतीय विभाजन किया था। तो 1870 का लॉर्ड मेयो का जो कानून
संकल्प था, ये इसमें प्रांतीय वित्त को विभाजित किया था, प्रांत सरकार को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया था, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया और ये कहा था कि जो भारत में जो प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे, उसको 1847 क्रांति के बाद पहला बार ब्रिटिश जो प्रांत थे उसको स्वायत्तता देने की बात लॉर्ड मेयो के संकल्प द्वारा किया गया था। तो इसमें ये चारों जो ऑप्शन है वो सही होगा। कहता है कि पुस्तक नीति शास्त्र कौन लिखा था? कमंदक लिखे थे नीति शास्त्र, कौटिल्य का ये है अर्थशास्त्र और चरक की चरक संहिता है, यह भी बताए थे। कह कि फुतुहात आलमगीरी किसकी पुस्तक है? तो इसके फुतुहात आलमगीरी के पुस्तक के लेखक हैं ईश्वर दास नागर, ये इसके लेखक हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त के पास। चीनी स्रोत के अनुसार कहता है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में जो बौद्ध मंदिर है उसकी अनुमति के लिए चंद्रगुप्त के पास एक मिशनरी सिफारिश भेजा था। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया? कहा कि सबसे पहली बिहार कब अलग हुआ था? तो 1912 में बिहार जो है सो बंगाल से अलग हुआ था। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 को जो है सो बिहार से झारखंड अलग हो गया। चलिए अगला प्रश्न है सतह के क्षेत्रफल के हिसाब के तहत विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे मीठी झील है। कह रहा है कौन सा कथन गलत है? विक्टोरिया झील सुपीरियर झील दुनिया की सबसे मीठी झील है, विक्टोरिया झील दूसरी सबसे मीठी झील है। कह रहा है कि अफ्रीका को महान झील, विक्टोरिया झील अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। और अगला कहता है कि इसकी सीमा 4 तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से इसकी सीमा नहीं लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा जिंजाकपा झील से विक्टोरिया झील से ही निकलती है। तो इसका जो आंसर होगा 1 और 3 गलत है। गलत कथन खोजने के लिए हम लोग कह रहे हैं हीट वेव। जो हीट वेव मतलब गर्मी के दिनों में जो लू चलती है, जब टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो उसको हीट वेव कहा जाता है। तो भारतीय मौसम विभाग इसके लिए अलग अलग मानदंड तय करता है कब किसको हीट वेव कहा जाता है। कहता है कौन सा कथन सही है? कहता है कि किसी मैदानी इलाका में अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैदानी इलाका जैसे बिहार का इलाका है मैदानी इलाका है, नहीं इस इलाका का तो नॉर्मल टेम्परेचर ही 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 30 डिग्री नहीं या उससे अधिक होते उसे हीट वेव कहा जाएगा नहीं। लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है मैदानी इलाका में तो इसको हीट वेव कहा जाता है, और पहाड़ी इलाका में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो उसको हीट वेव कहा जाता है। ये दोनों कथन उल्टा लिख दिया गया, इसलिए डी 1 और 2 दोनों गलत है। अगला है ये क्वेश्चन है कि जो शुरुआती समय में खोज हुआ था तो उसका खोज कहाँ का किया, उसके मेनली कहता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। सबसे मेन इसका है कि इसके रहने वाले कहाँ के थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस का मूलतः जन्म स्थान है, उसका मूलतः जन्म स्थान था इटली, और जो जेस पैट्रियट थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम के थे, और मैगनल जो है पुर्तगाल थे। मैगनल ने दुनिया का सबसे पहला बार चक्कर लगाया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। हाँ, ये यूएई जो यूनाइटेड अरब अमीरात जो है कहता है 7 देशों का समूह है। तो कहता है कि 7 देशों में से निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आबू धाबी, शारजा, दुबई, अजमान, उम्र कुमैन, फुजरा और रास अल खैमा, ये 7 तो इसका है। देखिए बहरीन एक अलग देश है, बहरीन छांट दीजिए। कुवैत अलग देश है, गलत हो गया। सऊदी अरब, रियाद सऊदी अरब में है तो ये भी गलत हो गया। और कुवैत और बहरीन अलग देश है तो ये भी गलत हो गया। तो इसको अलग से ही मैथ करा। देखिए ये एक यूनिक क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ किस गांव से निकलती है। हम लोग जानते हैं ये रांची के पास से निकलती है, लेकिन आप पूछ दिया कौन गांव से निकलता है। इतना डीपली कौन पढ़ता है भाई, 5 नंबर तक पूछ देता। तो इसका आंसर होगा नगरी। किस गांव से निकलती है? तो नगरी गांव से निकलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा राष्ट्रीय और वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो बिहार में जो है सो हमारा वन्य अभ्यारण्य जो है सो वाल्मीकि है और भीमबांध है। दुधवा जो है सो उत्तर प्रदेश में है, और गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी में है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न है गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में। गंगा जमुना जिसको हम लोग सूस भी कहते हैं, तो कह रहा है गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कहते हैं गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय मतलब इसका संरक्षण नहीं किया गया है तो ये लुप्त हो जाएगा। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में? तो इसे IUCN की लुप्त प्राय श्रेणी में घोषित किया गया है, ये सही है। और इसमें कोई क्रिस्टलिया नेत्र लेंस, ये जो है सो प्रभावित रूप से अंधा होता है या कुछ देख नहीं पाता है, सिर्फ अपना आवाज़ निकलता है। इस आवाज़ को इकोलोकेशन कहा जाता है, इसे प्रयोग करता है, इससे आगे बढ़ता है, शिकार करता है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है हम लोग 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला है गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी को दूसरा नाम हम लोग जानते हैं कि इसको नारायणी के नाम से कहा जाता है। गंडक नदी को नारायणी कहा जाता है। बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिला में सोना का खदान मिला है, इसमें जमुई जिला में सोना का। मुंगेर में पत्थर पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किसमें कहा था? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर जो है सो गंडक नदी पर बनाया गया है। ये कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में है।
घाना के तट पर, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये वही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर है उसी से मिलता जुलता है। तो ये दोनों कथन एक दूसरे का पुष्टि करता है। कहता है घाना तट पर जो सोने का समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं और ब्राज़ील में जो सोने की सराय पाई जाती है, किस समय ये महाद्वीप का अटलांटिक तट के साथ एक साथ है, जैसे कि ये अफ्रीका महाद्वीप का ये जो तट है ये हुआ। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, कह रहा कि इसका जो घाना तट हुआ और जो ब्राज़ील का तट हुआ, कहता है ये दोनों का तट जो है एक साथ कभी साथ था, इसलिए इसका दोनों का एक साथ पाया जाता है। इसका आंसर ये उसका सही भी और व्याख्या भी करता है। कहता है कि बिहार की भौगोलिक दशाओं में निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान कहाँ पाया जाता है। तो इसके बारे में कहता है कि धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ जो है सो एक प्रकार का सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम है और पाया जाता है। कांगला कहा जाता है कि विंध्य प्राणी या बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट पत्थर से मुक्त घटक है। और क्वार्टरनी चट्टान हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी, सबसे नवीनतम चट्टान क्वार्टरनी चट्टान होता है। और पश्चिमी तृतीयक चट्टान चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है, हिमालय के तराई भागों में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 68 बीपीएससी में पूछा था, कौन सा जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समुद्र क्षेत्र है जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट और निकट तटीय पर्यावरण के साथ जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ पाया जाता है। इसमें कहता है कि इसमें कौन सा इलाका है। इसका आंसर जो है वो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ये तमिलनाडु के पास स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पश्चिमी घाट का भाग है। अगला है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर थिम्पू भूटान का समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीन बीच पर दोपहर में 12 बज रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि एक जो हम लोग का जो होता है कह रहा है कि 90 डिग्री, तो 1 डिग्री में 4 डिग्री का अंतर होता है। कह रहा है 90 डिग्री, तो 90 को 4 कर देंगे 360 मिनट हो जाएगा। 360 मिनट बराबर 6 डिग्री होगा। तब कह रहा है भूटान, तो भूटान जो है सो पूर्वी देशांतर, जब लोग जो अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं तो जो ग्रीन बीच समय जो 0 डिग्री है, तो जो पश्चिमी देशांतर होता है उससे समय घटा देते हैं, पूर्वी देशांतर में समय को जोड़ देते हैं। तो 12 बज रहा है, कह रहा है कि 90 मिनट हुआ तो 4 मिनट, तो 360 मिनट बराबर 6 घंटा। 12 बज रहा है तो 6 आगे बजेगा, नहीं 6 PM होगा, 6 AM नहीं होगा। ये पश्चिमी देशांतर रहता तो 6 AM हो जाता। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि धारवाड़ चट्टान संस्थ में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। धारवाड़ चट्टान में कभी प्राकृतिक गैस अभ्रक कोरडमा में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस हमेशा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़, कुडप्पा ये सब जो है आग्नेय चट्टान है, 3 लोगों में नहीं पाया जाता। पेट्रोलियम भंडार अरावली सर नहीं पाया जाता। अरावली सबसे पुरानी विश्व की बड़ी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसमें पेट्रोलियम भंडार नहीं पाएगा। पेट्रोलियम और जीवाश्म जो भी है वो सब अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। 1 डिग्री पर लिया जाए तो टोटल 179 होता है। 1 डिग्री पर लेके अक्षांश रेखाएं खींची जाए तो कहा जाता है कितनी होती है। ऐसे 181 होता है, लेकिन 1 डिग्री पर खींचा जाएगा दोनों ध्रुव को नहीं माना जाएगा। दोनों ध्रुव के मानने पर 181 होगा, लेकिन 1 डिग्री के अंतराल पर 179 इसका आंसर होगा। अगला कहा जाता है कोसी का मैदान समुद्र तल से औसत कितना ऊंचा है, तो औसत ऊंचाई इसका 97 मीटर है। और कहेगा बिहार कितना लगभग समुद्र तल से ऊंचा है, तो 153 मीटर। अगला प्रश्न है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा 27 डिग्री है और 82 डिग्री पूर्वी रेखा भारत का मानक रेखा है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कहता है दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो ये दोनों एक दूसरे को बघेलखंड पठार में काटती है। और कर्क रेखा जो है सो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगाता, ये भी उत्तराखंड स्पेशल क्वेश्चन हो गया। इसमें उत्तराखंड का जो है चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये 3 जिला है जो तिब्बत से यानी चीन से सीमा लगाता है, और जो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ सीमा लगाता है, अल्मोड़ा सीमा नहीं लगाता है। अगला क्वेश्चन है एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है, तो एल नीनो धारा जानते हैं प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। आज की वीडियो हम लोग इतना तक डिस्कस करेंगे। आगे का 101 से 150 नंबर का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हम लोग को कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा मनोबल कीजिए। हम आगे ऐसे ही निरंतर प्रयास आप लोग को करते रहेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।